यस मैम। स्टार्ट करते हैं। कल हमने थ्योरी ऑफ वेजेस पढ़ा था और थ्योरी ऑफ वेजेस में हमने क्या बताई थी कि 8 थ्योरीज लगभग है जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमने 3 थ्योरीज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। कौन कौन सी करी थी? सबसिस्टेंस नहीं, 2 थ्योरीज करी थी हमने, द सबसिस्टेंस थ्योरीज एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी ऑफ वेजेस। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेज फंड थ्योरी। वेज फंड थ्योरी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। हमने सबसिस्टेंस थ्योरी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो नाउ कम टू दिस स्लाइड, वेज फंड थ्योरी। वेज फंड थ्योरी क्या कहलाती है? जैसे द नेम शो की वेज फंड थ्योरी में क्या है, ये डेवलप किसने करी थी? बाय द एडम स्मिथ 1723 टू 1790 के बीच में एडम स्मिथ ने इस थ्योरी को डेवलप किया था। ये जो ये थ्योरी किससे डेवलप मानी जाती है? बाय द एडम स्मिथ। एंड हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द बेसिक एजम्पशंस। इस थ्योरी की जो एजम्पशंस है वो क्या है? दैट वर्कर्स आर पेड based out of a predetermined fund of the wealth. This fund he called wage fund created as a result of saving. इसका मतलब क्या हुआ? वो ये कहते हैं, ये थ्योरी हमें ये बताती है कि इसके बेसिक एजम्पशंस क्या है कि हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो एक फंड को, प्री डिटरमाइंड फंड को अपने पास सेव करके चलती है। ये जो फंड है वो क्रिएट करके चलेगी और ये मान के चलती कि जितना उसके फंड में पैसा है उसी के हिसाब से, जितना उसके पास फंड इकट्ठा हुआ है उसी के हिसाब से वो वेजेस को डिसाइड करती है। यानी कि वर्कर्स आर पेड वेज आउट ऑफ द प्री डिटरमाइंड फंड। जो उनका प्री डिटरमाइंड यानी कि जो पहले से उन्होंने तैयार कर रखा है, प्री डिटरमाइंड ऑफ फंड है, यानी ये मान के चलते हैं कि उनके पास इतना फंड इकट्ठा हो गया क्योंकि उन्होंने क्रिएट किया हुआ है वो फंड, उसी के हिसाब से वो वेज को डिटरमाइन करेंगे। क्योंकि देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज आपका उसी के हिसाब से कम या ज्यादा उनकी एक एम्प्लॉय की या एक वर्कर की वेज डिसाइड होती है कि कम होगी या ज्यादा होगी। क्योंकि देखिए मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 2000 रुपए का फंड है, उसने जो तैयार किया है, जो थोड़ा थोड़ा डालती रही है, वो फंड में 2000 रुपए है। अब उसे वर्कर्स की नीड है, वर्कर्स के लिए वो डिमांड करती है, उस समय कैसे बेस डिसाइड होगी? 2000 रुपए के हिसाब से जितने वर्कर्स उसे जरूरत है, सपोज उसे 10 वर्कर जरूरत है, तो 10 वर्कर के हिसाब से 2000 के हिसाब से उसके 2000 रुपए फंड है, तो हर वर्कर को वो कितना दे सकती है? 200 रुपए दे सकती है ना? 200 रुपए देगी। अगर मान लीजिए वही उसके पास 2000 रुपए तो है, लेकिन अगर 10,000 की उसकी जगह, अगर मतलब 10 वर्कर की जगह उसे 5 वर्कर की जरूरत हो, तो क्या हो जाएगा? जस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, 5 वर्कर के हिसाब से क्या हो जाएगा? 400 रुपीज उसको वर्कर को देने होंगे, है ना? यानी कि इंक्रीज, जहां वर्कर की तादाद कम हुई तो उसके पास जो फंड है उसका जो वेट है, यानी कि उसकी जो वेजेस जो एक तरह से क्राइटेरिया है वो बढ़ जाता है और उसको दे देती है। ऐसी वाइस वर्सा कि अगर आपके जो वेजेस, अगर यहीं पे फंड तो क्योंकि उसके पास उतना ही है, और उस फंड में से अगर वो वेजेस 10 वर्कर की जरूरत की जगह उसे 15 वर्कर की जरूरत होती है, तो या आपका 20 वर्कर की जरूरत होती है, सपोज ये मान के चलते हैं 20 वर्कर की जरूरत होती है, तो क्या हुआ? यहाँ वर्कर ज्यादा हो रहा है लेकिन फंड उनके पास कितना है? वही 2000 रुपए। तो क्या हो जाएगा? हर वर्कर का बेस क्या डिटरमाइन होगी? 100 रुपए पर वर्कर। तो इस तरीके से वो ये कहती है, ये थ्योरी, एडम स्मिथ की थ्योरी कहती है कि ये जो वर्कर के, ये मान के चलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक फंड तैयार कर रखा है जिसे हम बेस फंड कहते हैं, और उसी के हिसाब से, फंड के हिसाब से ही जो वेजेस रेट है वो डिटरमाइन किया जाता है, कम या ज्यादा होता है। ठीक है, according to Adam Smith, the demand of for labor and the rate of wage depend on the size of the wage fund. समझ में आया? यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करी। Accordingly, if the wage fund is large, wage would be high and vice versa. अगर wage fund ज्यादा है उसके पास और उसे कम वर्कर्स की जरूरत है, तो उसी हिसाब से wage fund अगर ज्यादा है तो वो जो वेजेस होगी वो भी उसकी हाई होगी। समझ में आ गई ये थ्योरी? ये थ्योरी को सबने अप्रिशिएट किया और ये थ्योरी अच्छी मानी गई। लेकिन इसके बाद भी कई थ्योरीज आई। एडम स्मिथ की थ्योरी ये सबसे पहले की थ्योरी है और 1723 1790 में इसको डेवलप किया गया था बाय द एडम स्मिथ।
इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है आपकी जो है रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी जैसा कि नेम से ही शो है, और इसको किसने दिया था? रेसिडुअल का मतलब क्या होता है? बचा हुआ, रिमेनिंग जो है। तो यहाँ पर क्या आएंगे? द रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस ओरिजिनेटेड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट फ्रांसिस ए वॉकर। ए वॉकर ने इसको किया था। बेस फंड थ्योरी के बाद जो है ये रेसिडुअल थ्योरी आई 1842-1897 में। इसको डेवलप किया गया बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट फ्रांसिस ए वॉकर के थ्रू। ठीक है। हेड दैट, ये क्या थ्योरी है? थ्योरी क्या कहती है कि दैट वेजेस वर द रिमाइंडर ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल रेवेन्यू आफ्टर रेंट इंटरेस्ट एंड द प्रॉफिट। वो कहती है, ये थ्योरी ये कहती है जरूरी नहीं है कि वेज फंड तैयार किया, वो दूसरे शब्दों में उसी तरीके से एडम स्मिथ की बात को रखती है। वो कहती है जितना हमारे प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं, जो प्रोडक्शन फैक्टर्स मेन 4 जो प्रोडक्शन फैक्टर है आपका, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर एंड लेबर, तो ये आप इन चारों में से जो आपका 3 जो फैक्टर है, लेबर को छोड़ दीजिए, बाकी जो 3 फैक्टर है इनको देने के बाद रेंट किसको दिया जाएगा? किसको दिया जाएगा? रेंट लैंड को, है ना, रेंट लैंड के लिए हो गई, इंटरेस्ट फॉर आपका कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर। इन तीनों को देने के बाद जो अगर जो ऑर्गेनाइजेशन को जो रेवेन्यू हुई है उसमें से इन तीनों को देने के बाद जो बचता है रिमाइंडर, यानी कि रेसिडुअल, यानी इन तीनों को देने के बाद जो बचता है उससे वेजेस डिसाइड होती है कि अब उसके पास कितना फंड बचा, वो कितना देने के लिए उस वो वाला जो फंड जो बचा हुआ रेसिडुअल फंड है, रेसिडुअल अमाउंट है, उसको उससे डिसाइड करेगी कि वो वर्कर्स को कितना पे करे, यानी कितना उन्हें प्राइस एज अ वेजेस दे। तो he views that once all other 3 factors are rewarded, यही कहा कि ये 3 factors को जब रिवॉर्ड किया जाता है, यानी कि सबको पेमेंट कर दिया जाता है, what remains left is paid as the wages of workers, तो जो बचता है वही वेजेस के रूप में वर्कर्स को दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर डिटरमाइन करने का जो फोकस किस पर किया? जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है आफ्टर पेइंग ऑल 3 जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको देने के बाद जो बचता है वो रेसिडुअल अमाउंट से डिटरमाइन होगी कि वेजेस को कितनी वर्कर को कितनी वेजेस दी जाए। ठीक है। तो रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी हमारी जैसे कि नेम से है कि रेसिडुअल मींस बचा हुआ, तो इससे आप याद कर सकते हैं इसको इजीली। नेक्स्ट आपका है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है वेजेस की, इसको ध्यान में रखिएगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, एज द नेम, मार्जिनल तो आप बहुत जगह नाम सुनते हुए, मार्जिनल यूटिलिटी, इन सब इसी पर ही बेस्ड है। इस थ्योरी को किसने दिया था? दिस थ्योरी वाज फर्स्ट ऑफ द प्रोपाउंडेंट। इनको इस थ्योरी का जो मेन श्रेय जाता है वो 2-3 लोगों को, यानी कि एक पहले सबसे पहले थनन ने इसको प्रोपाउंड किया, लेकिन बाद में डिफाइन किया गया, इस पर काफी काम होता रहा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पर, और इसमें और भी इकोनॉमिस्ट जुड़ गए। और इसमें क्या हुआ? विक्सस्टीड, वॉल्टर, वॉलरेस एंड जेबी क्लार्क, इन सब ये जो मेन माने जाने इकोनॉमिस्ट थे, इनको भी इसका श्रेय जाता है मॉडिफाई करने के लिए इस थ्योरी को। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा? इसको एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया सकता, डेवलप्ड बाय दिस एंड दिस। ये प्रोपाउंडेड बाय थुनन, जो प्रोपाउंड तो कर दिया जाता थुनन ने, लेकिन इसको मॉडिफाई किया बाद में धीरे धीरे। इसका जो इस पर काम होता रहा, इकोनॉमिस्ट जुड़ते गए। इकोनॉमिस्ट कौन से हैं? इसका जो इसको डेवलप करने में, इसको मॉडिफाइड करने में विकस्टेड, वॉलरेस एंड जेबी क्लार्क भी इनको भी श्रेय जाता है। द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या कहती है हमें? The marginal productivity theory states that labor is paid according to his contribution in the production. The producer hires the services of labor because he possesses the ability to contribute in production. Marginal utility, ये आपने पढ़ा ही है। तो यहाँ पर वो marginal का मतलब क्या है? In addition to one, जो उसे प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजनेस मिलेगी। यानी कि अगर आपने मार्जिनल यूटिलिटी में क्या पढ़ा था कि अगर एक जो यूनिट और कंज्यूम करता है तो उसे सेटिस्फेक्शन और जो बढ़ा हुआ मिलता है, तो दैट बढ़ा हुआ जो डिफरेंस है वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता था। ऐसे यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में क्या कहते हैं कि अगर हम लेबर की प्रोडक्टिविटी से, कि अगर हम एक लेबर और बढ़ा दें तो हमारा प्रोडक्शन में जो अंतर आता है, यानी प्रोडक्शन में जो
इंक्रीजनेस होती है, तो उससे जो फायदा होता है वो डिटरमाइन करता है कि वेजेस कितनी देनी है, यानी वेजेस को डिटरमाइन प्रोडक्शन जो फैक्टर है यानी लेबर का जो एबिलिटी है उसकी उसकी एबिलिटी यानी कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी स्टेट्स दैट द लेबर इज पेड, कैसे लेबर की जाएगी, अकॉर्डिंग टू हिज कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन, उसका प्रोडक्शन कितना है। अगर एक लेबर 100 यूनिट तैयार कर रहा है, दूसरे लेबर को लगाने के बाद 120 यूनिट तैयार हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि 20 यूनिट्स का इसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या कहलाएगी, 20 यूनिट्स की। उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेगा कि कितना लेबर को हम पे करें। A producer hires the services of labor because he possesses the ability to contribute in production. If worker contribute more production, देख लीजिए, if worker contributes more production, he is paid more wages. अगर एक व्यक्ति 20 एक कॉम्बिनेशन लिया, उसने कहा कि ठीक है हम अगर हमने एक लेबर लगाई थी तो वो 200 यूनिट तैयार कर रहा था एक घंटे में, एक यूनिट और हमने बढ़ा दी तो वो 200 यूनिट तैयार कर रहा है, या मान लीजिए 150 यूनिट का, तीसरी यूनिट चाहिए तो 150 यूनिट तैयार करने लग गया। इस तरीके से वो इंक्रीज होती चली जा रही है। लेकिन अगर हम दूसरा ही कॉम्बिनेशन लगाते कि अगर 2 यूनिट पहले हमने लगाई थी वर्कर की तो 200 यूनिट तैयार कर रहा था, तीन वर्कर की यूनिट लगा दी तो वो हो सकता है 600 यूनिट तैयार करे। तो कौन सी चीज मार्जिनल एक्टिविटी यानी कौन सा लेबर जो हमने ए को लगाया था, बी को लगाया था, सी को लगाया था, कौन सा लेबर हमारा ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहा है, तो उसके हिसाब से वेजेस हाई एंड लो डिसाइड की जाती है, उतना ही वेजेस पे की जाती है टू द वर्कर। अगर प्रोडक्टिविटी वर्कर की ज्यादा है तो उसकी वेजेस भी हाई होंगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो वर्कर की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसकी जो वेजेस है वो डिटरमाइन की जाती है। तो यहाँ he paid more wages and if he contribute less तो wages also be low, ठीक है। Wages is determined based on the production contributed by the last worker। यही लास्ट वर्कर का मतलब क्या है, मार्जिनल में हम मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है वो लास्ट वर्कर से ही, जो लास्ट इन एडिशन टू लास्ट यूनिट हमने लगाई है उसी से ही हम डिटरमाइन करते हैं। दैट इज मार्जिनल वर्कर, जो मैंने आपसे कहा मार्जिनल वर्कर को ही हम लास्ट वर्कर कहेंगे। ही और हर प्रोडक्शन इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन, ये क्या कहते हैं प्रोफेसर एसी थॉमस, बिल्कुल इसी को एक कंसोलिडेट वे में आपको बताते हैं, कहते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्पिटिशन between employees for labor and between worker for employment, a wage rate is determined that is equal to the marginal productivity। जहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं, पहले फिर एक्सप्लेन करती हूँ। Marginal productivity of the labor force the employer as a whole are willing to employ। वो ये कहते हैं कि आजकल के कंपटीशन एरा में जहां पर एम्प्लॉइज फॉर लेबर, जो लेबर है वो एम्प्लॉइज हैं जो अपने लेबर को देने के लिए, एंड जो वर्कर्स है इनमें एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए होड़ मची हुई है कंपटीशन में। और वेजेस रेट वहीं पे डिसाइड होता है जहां पर जिस लेबर की मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जहां पर हाई होती है, यानी कि इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वेजेस वहीं पर डिटरमाइन हो जाती है। तो यहाँ प्रोफेसर एसी थॉमस का भी इंडिकेशन यही था कि एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक वर्कर से काम कराते हैं और दूसरे वर्कर को और जोड़ देते हैं तो कितना फायदा होता है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी वेजेस रेट क्या होगी। नेक्स्ट इसी में ही आपका एजम्पशंस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को लेकर के क्या चलते हैं, क्योंकि ये थ्योरी बड़ी है थोड़ी और इम्पोर्टेंट भी है, तो एजम्पशंस वगैरह भी क्या है इसको भी देख लेते हैं। क्या है, ऑल लेबर आर इक्वली एफिशिएंट, ये मान के चलते हैं कि सब लेबर इक्वल एफिशिएंट है। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि एक लेबर ने ज्यादा किया तो उसके हिसाब से उसको पेमेंट कर दिया गया। यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि एक लेबर को और ऐड करने से प्रोडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ रहा है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में क्या असर पड़ रहा है, हाई हो रही है, कितनी हाई हो रही है, उसके हिसाब से जो ये डिपेंड करता है कि वेजेस रेट क्या होगी, ना कि हम लेबर की एफिशिएंसी को उसका फोकस करते हैं। तो यहाँ पर ये एजम्पशंस ये एज्यूम करके ही चलते हैं कि हर लेबर एक ही तरीके से काम करने वाली है, एफिशिएंट है।
कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में भी कोई फर्क नहीं है। वो कहते हैं प्रोडक्शन फैक्टर में हम ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ लेबर काम करने वाली, टेक्नोलॉजी अगर हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, टेक्नोलॉजी एज इट इज है, ये एज्यूम करके चलती है। परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स बोथ इन फैक्टर्स एंड प्रोडक्शन प्रोडक्ट मार्केट। वो कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन है। आपने देखा होगा परफेक्ट कंपटीशन का, मैंने जब क्लास में पढ़ाया था, परफेक्ट कंपटीशन के क्या थे कि लॉन्ग की कोई वो नहीं है, कॉस्ट में मतलब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है ना, रेट में प्राइजेस इफेक्ट नहीं करते हैं, एक प्राइस है वही चलता चला आ रहा। तो यहाँ पर ये कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन वाली सिचुएशन है, किसी प्रकार का कोई भी अप्स एंड डाउन टेक्नोलॉजी की वजह से या किसी और प्रकार से कि बायर्स की डिमांड कम हो जाए या सप्लाईज यहाँ पर कम हो जाए, इस तरीके से कोई भी अप्स एंड डाउन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स बोथ इन फैक्टर्स, फैक्टर्स में भी, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन फैक्टर्स कौन से होंगे, प्रोडक्शन फैक्टर्स यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, पूरी तरीके से अवेलेबल है। एंड द प्रोडक्ट मार्केट, और मार्केट में भी कोई प्रोडक्ट जो मार्केट जो तैयार किया जा रहा है उसकी डिमांड एंड सप्लाई में भी कोई अंतर नहीं पड़ा, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन की सिचुएशन है। देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, क्योंकि अगर आपने लास्ट वाली थ्योरीज पढ़ी थी कि इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट, माल्थुशियंस की थ्योरी पढ़ी, माल्थुशियन थ्योरी पर बेस्ड सब्सिस्टेंस थ्योरी पढ़ी, तो उसमें क्या था कि अगर पॉपुलेशन की वजह से सप्लाई इजीली मिल जाती है, तो यहाँ पे ये थ्योरी ये एज्यूम करके चलती है कि इसका भी कोई फर्क नहीं, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, कोई जरूरी नहीं कि सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगी पॉपुलेशन की वजह से या बहुत ज्यादा वहां पर लेबर इजीली अवेलेबल हो रही है, ये हम मान के नहीं चलते। वो कहते हैं ये एज्यूम करके चलते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट यानी सबको बराबर से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और आराम से सब काम कर रहे हैं, हम ये सिचुएशन मान के चल रहे हैं। लॉ ऑफ डिमाइनिशिंग मार्जिनल रिटर्न अप्लाई ऑन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, डिमाइनिशिंग मार्जिनल रिटर्न आपने पढ़ाई है, उसी के हिसाब से वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर भी इसी पर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आपका लेबर इज परफेक्टली मोबाइल, यानी कि हम ये भी मान के चलते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मोबिलिटी की वजह से लेबर का मिलना, ये मतलब सप्लाई जो लेबर की है वो कहीं ना कहीं ज्यादा या कम हो जाती है, तो यहाँ पर ये मान के चलते ये भी सिचुएशन खत्म है, ये मतलब ये इस तरीके की हर्डल्स भी खत्म है, लेबर जो है इजीली अवेलेबल है, परफेक्टली मोबाइल, हम जहां चाहेंगे इजीली हमें मिल जाएगी। तो ये सारी एग्जम्पशंस लेकर के चलता है कि ऑल लेबर आर इक्वली एफिशिएंट, कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, परफेक्ट कंपटीशन इज देयर and full employment is there and law of diminishing is return marginal utility applicable of the marginal productivity of labor and labor is perfectly mobile, सारी चीजें सब चीज परफेक्ट है सब चीज पर, तब ये एज्यूम करके इस लॉ को बनाते हैं। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके फीचर्स क्या हैं, इस थ्योरी के फीचर क्या है, क्यों इस थ्योरी को ज्यादा माना गया और या आज तक इसकी बात की जाती है, यानी कि और थ्योरी इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, ना ही उसको इतनी वेटेज मिली जितनी की फीचर्स इस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस को क्यों मिली, इसके फीचर्स तो कुछ होंगे। तो वो क्या कहते हैं, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर और अर्लियर थ्योरी इन द फॉलोइंग वेज। वो कहते हैं कि जितनी पहले थ्योरी दी गई उनकी सबसे ज्यादा रिफाइनिंग यानी इम्प्रूवमेंट थ्योरी थी ये तो ये एज इट्स एन इम्प्रूवमेंट ओवरऑल ऑन अर्लियर थ्योरीज, ठीक है। दिस थ्योरी इज नॉट एज रिजिड एज अ सबसिस्टेंस लेवल, या तो ये थ्योरी जो है रिजिड नहीं है एज अ सबसिस्टेंस लेवल थ्योरी और अदर क्लासिकल थ्योरी, आपने देखा ही होगा। It takes into the consideration the demand for labor by the employer and the supply of labor, although in an indirect form। वो कहते हैं ना ही ये डिमांड पर विजिट होती है ना ही ये सप्लाई ऑफ द लेबर पर विजिट होती है, क्योंकि ये अपने आप को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पर फोकस कर लेती है, जहां पर डिमांड के अकॉर्डिंग वो लेबर को जो एक ऑर्गेनाइजेशन की एक एंटरप्रेन्योर की डिमांड होती है लेबर की, उसके अकॉर्डिंग वो लेबर को ले लेता और लेबर को वो सप्लाई भी उसे हो जाती, क्योंकि उसने एजम्पशंस ही ऐसी ले रखी है कि उसे इजीली अवेलेबल हो जाएगी, उसे किसी प्रकार की कोई जो हर्डल्स हैं, जो परेशानियां हैं कि मोबिलिटी की और जो फैक्टर्स होते हैं लेबर को की सप्लाई में, वो चीज कुछ भी इसमें यहाँ पर नहीं होती। तो ये मान के चलते ये थ्योरी इसीलिए ज्यादा वो करी कि इन्होंने डिमांड एंड सप्लाई को एक पटरी पर यानी कि एक बैलेंसिंग वे में इसको प्रस्तुत किया।
इट शोज व्हाई देयर इज डिफरेंस इन बेस रेट। ये क्यों ये थ्योरी इसलिए और ज्यादा फोकस में आई क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा कि डिफरेंट वेजेस रेट को भी फोकस किया। और लोगों ने क्या कहा कि वेजेस रेट फिक्स हो जाता है इस जगह पर या सब्सिस्टेंस लेवल पर या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर। इन्होंने इस चीज को फोकस किया कि डिफरेंस इन वेजेस रेटेड, यहाँ पर वेजेस रेट को भी जो डिफरेंसेस है इन वेजेस रेट वो क्यों होते हैं इसका कारण को फोकस किया, क्योंकि वो ना प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस किया। Wages according to this theory vary because of marginal productivity differences of the different worker। उन्होंने यही कहा कि डिफरेंट जो वर्कर्स हैं उनके काम करने के तरीके, उनकी एबिलिटी से जो प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है उसी हिसाब से वेजेस पे भी फर्क पड़ जाता है। इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ये बहुत ज्यादा, ये एक तरफ तो ये कहते हैं प्रोडक्टिविटी नहीं है, पूरा एफिशिएंट है, एक तरफ ये थ्योरी ये भी कह रही है, ये थ्योरी एज्यूम करके चल रही है कि हर तरीके से उसे फुल एम्प्लॉयमेंट भी मिला हुआ है, मोबाइल भी कर सकती है, तो ये सारी चीजें उसके पास हैं। तो ये थ्योरी ये भी मान के इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं ये भी कह देती है कि हम लेबर की प्रोडक्टिविटी, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी किससे डिसाइड होगी, लेबर की प्रोडक्टिविटी से डिसाइड होगी। तो वही कह रहा है इट गिव्स इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंस देता है लेबर की प्रोडक्टिविटी को भी। तो एफिशिएंट जो एबिलिटी है यानी एफिशिएंसी है ऑफ द लेबर उस पर भी फोकस करता है। तो ये इस थ्योरी के फीचर्स थे जिसकी वजह से ये आज तक इसकी जो ज्यादा इसको लोग मतलब फोकस करते हैं और मानते हैं कि हाँ ये आज की डेट में भी इसको एक इम्पोर्टेंस के रूप में, ये वेजेस थ्योरी एक इम्पोर्टेंट वेजेस थ्योरी के रूप में जाना जाता है। क्रिटिसिज्म क्या है इसके, क्रिटिसिज्म ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस, तब भी इतना फोकस होने के बाद भी, इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी होने के बाद भी इसके क्रिटिसिज्म है। क्या क्रिटिसिज्म है? इट इज बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक अजम्पशंस लाइक परफेक्ट। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इस थ्योरी का कि इसने हर थ्योरी को, हर चीज को अपने हिसाब से कर लिया। कहते हैं हर चीज में परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, होमोजीनियस कैरेक्टर ऑफ लेबर है, यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मीन्स मार्केट के हिसाब से भी सही, मार्केट के हिसाब से भी पूर्ण परफेक्ट है। लार्ज नंबर ऑफ द बायर एंड सप्लाई, बायर एंड सप्लाई क्या होगा यहाँ, बायर क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर, सप्लाई क्या हो जाएगी, लेबर। कह रहे हैं पूरी तरीके से अवेलेबल है हर चीज यहाँ पर, कि मतलब हर जो लेबर जहां जाना चाहे उस बायर के पास जा सकती है, बायर जब मांगना चाहे लेबर को तब उसके पास अवेलेबल हो जाएगी। और जो लेबर है उसमें भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, हर लेबर एफिशिएंट है। मतलब इस तरीके की सिचुएशन कहाँ अनरियलिस्टिक होती है इस तरीके की सिचुएशन। तो वही क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जो थ्योरी है वो अनरियलिस्टिक एजम्पशंस पर बेस्ड है। लॉर्ड जेएम कीज क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज द थ्योरी एज इट इज बेस्ड ऑन द स्टैटिक कंडीशन। स्टैटिक कंडीशन मीन एक स्थिर कंडीशन पर बेस्ड है। स्थिर कंडीशन कौन सी हुई, क्योंकि वो ये कहते हैं कि कोई चेंज ही नहीं आ रहा, ना टेक्नोलॉजी में चेंज है, ना लेबर की डिमांड में चेंज है, ना वो लेबर की सप्लाई में चेंज है, ना ही बायर्स की डिमांड में, किसी प्रकार की कोई चेंज ही नहीं है, फुल कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। तो यहाँ परफेक्ट कॉम्पिटिशन की वजह से स्टैटिक कंडीशन को शो करता है, जबकि इकोनॉमिक जो है उसकी कंडीशन क्या होती है, डायनेमिक पोजीशन होती है वहाँ की। जो स्टैटिक अगर इकोनॉमिक होगी तभी उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। तो यहाँ वो कहते हैं स्टैटिक कंडीशंस में ये थ्योरी सही बैठती है, जबकि वो अनरियलिस्टिक है सिचुएशन। तो कह रहे हैं द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी इज वन साइडेड थ्योरी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इट टेक्स इनटू द कंसिडरेशन ओनली द डिमांड साइड। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये सिर्फ डिमांड साइड की तरफ फोकस करती है, यानी ये मान के चलती है कि जब एंटरप्रेन्योर चाहेगा लेबर, यानी डिमांड ओनली द डिमांड साइड, यानी कि जिस तरफ से जैसे जो एंटरप्रेन्योर जब जैसी लेबर चाहेगा उसे अवेलेबल हो जाएगी सब ये। जबकि ये देखा गया है कि जो वेजेस रेट है वो कभी कभी बार्गेन के ऊपर भी डिपेंड करता है। वेजेस आपको सप्लाई नहीं मिल पा रही है, एक एंटरप्रेन्योर को सप्लाई नहीं मिल पा रही है, वर्कर उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे समय में क्या होगा, वो अगर उसे बहुत नीड होगी तो वो वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेजेस भी सेट हो जाती हैं कि अगर वर्कर जितने में मिल रही है उतने में ही काम करा लो, इस तरीके से एक माइंड सेट हो जाता है। तो यहाँ वो ये कहते हैं कि जबकि ये थ्योरी इस पॉइंट पर थोड़ा वीक रहती है, क्योंकि ये कहती है कि सिर्फ डिमांड साइड को फोकस कर रही है, सप्लाई साइड पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है।
This theory only guides the employer to employ workers up to the level where their marginal productivity equals price. कहते हैं ये किस पर गाइड करती है, सिर्फ एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय की किस रेट पर, कहाँ पर एम्प्लॉयर जो है एक वर्कर को एम्प्लॉय करना चाहता है, यानी कि उसे काम देना चाहता है, इक्वल साइड्स है ना, बट इट डज नॉट टेल हाउ द वेजेस आर डिटरमाइंड। मैंने पहले ही कहा था इस वाले में कि वो कंसीडर नहीं करती वेजेस साइड को, वर्कर साइड को, वो सिर्फ ये देखती है कि एम्प्लॉयर कितने रुपए में एम्प्लॉय करना चाहता है, वो भी कैसे डिसाइड होगा, सिर्फ वर्कर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे, जबकि ऐसा नहीं है। इट डज नॉट टेल हाउ द वेजेस आर डिटरमाइंड, क्योंकि ये नहीं देखता कि वेजेस कहाँ से डिटरमाइन होंगी, सिर्फ ये देखता है कि जितना प्रोडक्शन बढ़ा और उसने वेज डिसाइड कर ली, लेकिन कैसे डिसाइड हुई, कैसे फिक्स हुई, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसके डिमांड साइड से ही हो, इसमें सप्लाई साइड का भी रोल रहता है। The theory concern itself with the long run, it does not deal with the short run. Long run इसलिए कहा गया, वो कहते हैं ये थ्योरी सिर्फ लॉन्ग रन में ही, लॉन्ग रन को ही डील करती है, शॉर्ट रन की सिचुएशंस में ये थ्योरी फिट नहीं बैठती, क्योंकि इससे परफेक्ट कंपटीशन माना है। परफेक्ट कंपटीशन ऑलवेज कहाँ पर देखा जाता है, जहां तक, वैसे तो अनरियलिस्टिक सिचुएशन, लेकिन कहाँ पर हम इकोनॉमिक सेंस में कहाँ पर मान के चलते हैं, जहां लॉन्ग रन हो रहा हो, लॉन्ग रन का टाइम हो, यानी कि लॉन्ग रन के समय ही इन्होंने सारी परफेक्ट कंपटीशन की वजह से ये जो थ्योरी है सिर्फ लॉन्ग रन में फिट बैठती है, नॉट फॉर या नॉट विद इन शॉर्ट रन। तो इसलिए शॉर्ट रन में ये जो है थ्योरी हमारी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती हो, जबकि सिचुएशंस, हर थ्योरी ऐसी होनी चाहिए जो हर सिचुएशन में फिट बैठे। तो इस तरीके से क्रिटिसिज्म हमने आज पढ़े मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी की, और ज्यादातर जो है ये ध्यान में रखिएगा, जब क्वेश्चन आता है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक इटसेल्फ लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसको बहुत अच्छी तरह क्रिटिसिज्म, एजम्पशंस, फीचर्स सब लिखिएगा इसके। तो आज हमने 3 थ्योरीज पढ़ी, हमने कौन सी पढ़ी, वेस्ट फंड थ्योरी पढ़ी, रेसिडुअल थ्योरी पढ़ी एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पढ़ी। अगर आपसे शॉर्ट में आता है कि हाउ मेनी थ्योरीज ऑफ द वेजेस आर हैव यू स्टडीड, तो यहाँ पर आप सिर्फ मार्जिनल थ्योरी की आप स्टार्टिंग वाली स्लाइड का दे सकते हैं, बाकी एजम्पशन, क्रिटिसिज्म ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में सारे आप डिटेल में कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए ये है, नेक्स्ट अभी जो रेस्ट ऑफ जो थ्योरीज हैं उसको हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू।